हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लास्ट लेक्चर में द मोस्ट वेलकम है। तो आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कल से फिजिक्स का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा आज का क्या टारगेट है? टुडेज टारगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल टूडेज टारगेट। टूडेज टारगेट एक ही टॉपिक बचा हुआ है और जिसको बोलते हैं क्या, डिड्यूसिंग रिलेशनशिप। डिड्यूसिंग रिलेशन among the physical quantity, physical quantity। ओके, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा था बेस फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, उन्हीं सातों में से कौन कौन से कॉम्बिनेशन से कौन सा नया टर्म, नया फॉर्मूला जनरेट होता है, उसके बारे में हम देखेंगे विद अ क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। उससे पहले हमने लास्ट क्लास में एक आपको क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट क्लास का क्या क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 1.4 है ना। एग्जाम्पल नंबर 1.4 ये एग्जाम्पल है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी इज J is equal to kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है। दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड। दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। एंड ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ऑफ acceleration a is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द, विच ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ओके, जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के से डिनोट करते हैं। गिवन बिलो कैन यू रूल आउट, गिवन बिलो कैन यू रूल आउट, rule out, okay, on the basis of dimensional arguments, on the basis of, basis of dimensional arguments, dimensional arguments, okay, dimensional arguments। m is standard for mass of the body, यानी m किसको इंडिकेट कर रहा है? मास ऑफ द बॉडी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जिसमें से पहला है आपका k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यू, दूसरा है k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, थर्ड इज c इज k इज इक्वल टू एम ए, d इज k इज इक्वल टू 3/16 एम वी स्क्वायर,
and E is K is equal to half mv square plus m, हाफ mv स्क्वायर प्लस m। ठीक है, हमारे पास ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स 1.4 का क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए, कोई सा भी एनर्जी हो, मैक्सिमम कोई सा भी एनर्जी हो, उसका ऐसा यूनिट यही होता है। ऐसा यूनिट यही होता है, क्या होता है? एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। यानी अगर हमारा चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, मैक्सिमम ऑफ द केस में एसआई यूनिट केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और एनर्जी का एसआई यूनिट जूल बोल सकते हैं ना, जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी यहां पे बोला है, काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जे। ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी का? जे इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट ऑफ स्पीड का ऐसा यूनिट ये है, एंड एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स? किसके बेसिस पर हमको फाइंड आउट करना है, मतलब हमको बताना है कि ये जो एनर्जी है डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ क्या इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, हमको इस पॉइंट को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? डायमेंशन सबसे पहले लिखना है। एनर्जी का ऐसा यूनिट से आपको डायमेंशन मिलेगा, मतलब हमारे पास के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल, जो कि है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सही है? केजी क्या एसआई यूनिट किलोग्राम का है, यानी मास एक टाइप का हो गया, तो केजी के जगह पर हम एम लिख सकते हैं। यस, केजी क्या है? मास है। मीटर क्या है? एक टाइप का लेंथ है। और टाइम, ये सेकंड क्या है? टाइम है। तो क्या हम केजी के जगह पर एम लिख सकते हैं? यस। मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है यानी लेंथ का स्क्वायर कर सकते हैं L2, और सेकंड पर इनवर्स स्क्वायर है यानी t का पावर -2, क्या? ml2 t का पावर -2 आपका हो गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। यस और नो? उसी तरीके से स्पीड हमारा कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मीटर इज अ लेंथ जिसका पावर 1 है, पर सेकेंड, सेकेंड इज अ टाइम जिसका पावर इनवर्स 1 है। क्या? LT-1 डायमेंशन हो गया। हाँ, और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस अगर हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर इज नथिंग बट लेंथ और पर सेकेंड मतलब टाइम LT-2। ये सब जो है, ये सब क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? ओके। तो जब हम ऑप्शंस चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शंस डायमेंशनली करेक्ट है, हमको मतलब आंसर देना है डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स में, तो हमारा डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम होना चाहिए। हाँ, तभी तो हम इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या सबका डायमेंशन के यानी ml2t-2 होना चाहिए? तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन ए है क्या? राइट हैंड साइड पर हम चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर अगर ml2t-2 मिल गया तो वो डायमेंशनली सही है।
फिजिकली हम नहीं कह सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, एम स्क्वायर वी क्यूब, राइट हैंड साइड में एम स्क्वायर वी क्यूब है, यानी कि एम मतलब मास, एम मतलब मास, मास का स्क्वायर यानी कि हम m2 लिख सकते हैं, और v क्यूब है, v का डायमेंशन क्या है, L1t-1 यानी L1t-1 लिख सकते हैं, और इसका पावर 3 है। यहां तक क्लियर है, इसका पावर कितना है, 3 है। तो जब हम ओपन फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m2 L 1 मल्टीप्लाई 3 3 t 1 -1 मल्टीप्लाई 3 -3, ठीक, यानी क्या हो गया m2 L3 t-3। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में k है, k का डायमेंशन क्या है, ml2 t-2, बट हमारा राइट हैंड साइड में क्या डायमेंशन आया, ml2 t3 m2 t3 l3 t-3, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन, मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ए गलत हो गया। डायमेंशनली अगर हम देखें तो ए का फॉर्मूला गलत है। उसी तरीके से अगर हम बी को देखें, किधर देखें, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या है, हाफ एम भी स्क्वायर है, हाफ एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर, डायमेंशनलेस फैक्टर, तो मास का डायमेंशन m हो जाएगा, और वेलोसिटी यानी L1t-1 होगा, इसकी पावर हमारा कितना है, 2 है। जब हम इसको ओपन फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या ml2t-2 लिख सकते हैं, यस। हमारा राइट हैंड साइड में डायमेंशन कितना आया, ml2t-2, और k का डायमेंशन कितना है, ml2t-2, मींस हमारा इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, मींस ये डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स में ये सही है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो तीसरा है सी, उसी तरीके से चेक करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो m डायमेंशन है, a का डायमेंशन क्या है भैया, L-2, L-2, क्या इसको ओपन फॉर्मेट में ml-2 लिख सकते हैं, यस, ml-2, बट k का डायमेंशन ml2t-2 है, मतलब इस सिचुएशन में भी आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ऑप्शन, ये जो है फॉर्मूला गलत है। अब उसी तरीके से डी हम पता करें, डी नंबर क्या है, राइट हैंड साइड में है 3/16 mv स्क्वायर, ठीक है, 3/16 एक नंबर है, कांस्टेंट फैक्टर है जो डायमेंशन लेस है, तो मास का डायमेंशन m हो जाएगा, v क्या है, स्पीड है, L1t-1 डायमेंशन होगा, यस और नो, हाँ, इसका स्क्वायर हम करेंगे, जब इसको ओपन फॉर्मेट में लिखेंगे तो ml2t-2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन सेम है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा ये सही है, ठीक है। अब देखिए ई में, अब ई में भयंकर मिस्टेक क्या किया गया है, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था कि सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब भैया यहाँ पे देखिए, एक है mv स्क्वायर, इसको ऐड किया गया है किससे, ma से, इसका मतलब इसका डायमेंशन सेम होगा, यस, मास से मास कैंसिल आउट, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L2t-2, बट एक्सेलरेशन का डायमेंशन Lt-2 होता है, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो ऐड किया गया है ना, तो ये भयंकर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक किया है, इसलिए ये गलत हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये एक्सरसाइज
का क्वेश्चन है 1.4 जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था। क्या यहां तक क्लियर है? एक बार देखिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो डिड्यूसिंग रिलेशन निकालना है हमको फिजिकल क्वांटिटीज में, उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से? क्वेश्चन के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 1.5। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 1.5 एग्जाम्पल। ठीक, क्या है? कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। Okay, having a bob attached to a having a having a bob attached to attached to a to a string that oscillates under the action of a string that oscillate under the action of action of, ठीक है, the force of gravity, the force of gravity. Okay, the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum simple pendulum depends on its length, depends on its length, स्मॉल एल से डिनोट किया गया है। ओके, उसके बाद मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब जिसको एम से डिनोट किया गया है। ठीक है, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यानी जी से डिनोट किया गया है इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, डिराइव द expression of for its expression for its time period using method of dimensions, time period using method of dimensions, using method of dimensions। ओके, ठीक, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। हमको एक सिंपल पेंडुलम समझना है। ठीक है,
जो कि अटैच है एक स्ट्रिंग के सहायता से, बॉब एक अटैच है, और ये सिंपल पेंडुलम मतलब इधर से इधर हिल डोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच है जो कि सिंपल पेंडुलम जैसा बिहेव कर रहा है, इधर से इधर बिहेव कर। ठीक है, अटैच टू अ स्ट्रिंग, किससे अटैच है? स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जो ऑसिलेट कर रहा है इधर नीचे की ओर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी से खींचा जा रहा है। सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट टाइम पीरियड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टाइम पीरियड, जिसको सिंपल टी से डिनोट कर सकते हैं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? इट्स लेंथ। ओके, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो इधर से इधर कर रहा है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, इसके लेंथ पर, स्ट्रिंग के लेंथ। बट ये नहीं बताया कि स्ट्रिंग के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नहीं बताया। तो हम एक सपोज करते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। कितना प्रोपोर्शनल है? एक्स। माइनस आ गया तो इनवर्सली, एक्स का वैल्यू माइनस आ गया यानी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर एक्स का वैल्यू प्लस आ गया तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यही टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पर, यानी ये जो टाइम पीरियड है ये ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ बॉब। बट कितना टाइम? वाई टाइम्स हम मान लेते हैं। ओके, अगर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपेंडेंसी आया तो वाई का मान नेगेटिव आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया तो वाई का मान पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब ये टाइम पीरियड उसी तरीके से जी पर भी डिपेंड कर रहा है। कितना टाइम ये नहीं दिया है, हमने सपोज कर लिया z। ये जो x, y और z है ये क्वेश्चन में नहीं है, इसको हमने लेट किया है, माना है। उसके बाद क्या बोलता है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, यानी डायमेंशन मेथड यूज करके इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करना। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कंप्लीट क्वेश्चन। यानी एक आपका स्ट्रिंग से अटैच बॉब है जो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल पेंडुलम जैसा। हालांकि ये एसएचएम में हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, हालांकि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वहां पे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, कि सिंपल पेंडुलम कैसे, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होता है। ओके, कई सारी चीजें हैं वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का डायमेंशन से लेना देना है कि डायमेंशनली इसको डिराइव करो कि कैसे डिपेंडेंसी हो। सिर्फ इतना बताया है कि डिपेंडेंट है लेंथ के, मास के और जी के, बट ये नहीं बताया है कि कितना का डिपेंडेंसी है, क्या वो इनवर्सली है कि डायरेक्टली है, या फिर वो हाफ टाइम है या 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, -3, ये नहीं बताया। अब देखिए, हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करके क्या हम एक इक्वेशन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, उसका एडिशन ही तो किया है हमने। मतलब के जो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज जो प्रोडक्ट्स के होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के होते हैं, दोनों को ऐड किया हमने। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है इसको हम टाइम पीरियड t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के जगह पर इक्वल टू लगाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आए कि l की पावर x
m की पावर y और g की पावर z। ये क्या है? ये कांस्टेंट है बट ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब लेंथ इन्वॉल्व है, मास इन्वॉल्व है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी लेंथ और टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे सिर्फ इन्वॉल्वमेंट किसका है? टाइम का ही है। बेसिकली ज्यादातर अगर डायमेंशनल एनालिसिस में आप जाएंगे तो मास टाइम और मास लेंथ और टाइम का यूज ज्यादा होता है, मास लेंथ और टाइम का यूज ज्यादा होता है, हालांकि सबका होता है बट ज्यादातर मास लेंथ और टाइम का यूज होता है। तो हम इस t का पावर 1 है तो m नहीं है तो क्या m 0 लिख सकते हैं, l नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, t का पावर 1 है। ठीक है, इसको हमने डायमेंशनली ये लिख दी। k का कोई डायमेंशन नहीं है, k को हमने रिमूव कर दिया। लेंथ का डायमेंशन क्या l होता है, l की पावर क्या है x है। मास का डायमेंशन क्या m होता है, m का पावर y है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 2, इसकी पावर z होगा। क्लियर है? अब जो है इसको अगर हम ओपन फॉर्मेट में लिखें, ओपन फॉर्मेट में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m0 l0 t1, m0 l0 t1, anything which have to the power 0 is becomes 1। आपको ये पता है कि किसी पर भी पावर 0 होगा तो उसका मतलब 1 हो जाता है, मतलब टाइम से 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 को डिवाइड करें, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो m0 l0 t1 इज इक्वल टू l की पावर x, क्या हम इसको lx लिख सकते हैं? यस। उसके बाद है m की पावर y, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कंप्लीट ब्रैकेट देंगे, l की पावर x। ठीक है, m की पावर y, तो m की पावर y, l का पावर z, l का पावर z और t का पावर -2z, t का पावर -2z। ठीक है, ये कंप्लीट ब्रैकेट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारा फैक्टर m0 है, l0 है और t1 है। क्लियर है? यस। अब जो है इधर कितना है, my है। अब l कितना है, l दो गो है, l बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर का सिंपल एडिशन यानी x प्लस जेड हो जाएगा। यस और नो? हाँ हो जाएगा। उसके बाद t कितना है, t है -2z, यानी ये दोनों फैक्टर बराबर है, दोनों फैक्टर बराबर है तो इसके पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब m की पावर जो यहाँ पे y है और यहाँ पे m की पावर 0 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जो l की पावर x प्लस z है और इधर l का पावर क्या है, 0, यानी x प्लस z इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -z होगा। अब t का पावर यहाँ पे -2z है और इधर कितना है, t का पावर 1 है, तो हम t का पावर -2z इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो z को हम इसको डिनोमिनेटर में डालेंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस में। z इज इक्वल टू -हाफ अगर हुआ तो x इज इक्वल टू +हाफ होगा। यस और नो? क्योंकि s बराबर है, x बराबर है -z के। अब जो हमारा एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन क्या था, t इज इक्वल टू k l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। यही एक्सप्रेशन था टाइम पीरियड का। k एक कांस्टेंट है, l की पावर x की वैल्यू कितना है, +हाफ, m की पावर y की वैल्यू कितना है, 0 और g की पावर कितना है, -हाफ z का वैल्यू। ठीक, हाफ मतलब रूट, यानी कि रूट l इज इक्वल टू, इसको हम हाफ भी बोल सकते हैं,
1/√g इज इक्वल टू, इसको g की पावर -½ भी बोल सकते हैं। यानी इसका टाइम पीरियड का डिपेंडेंसी मास पर नहीं है, मास पर डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे मास को रिमूव कर सकते हैं, k इज इक्वल टू √L लिख सकते हैं, g की पावर -½ है और g की पावर -½ है तो 1/√g लिख सकते हैं। मतलब ये नीचे में आ जाएगा √g। फाइनली हमको k √L/g होता है। ठीक है, जब हम एसएचएम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि k का मान कितना होता है, k का मान 2 पाई होता है। k का मान कितना होता है, 2 पाई। यानी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो होता है √2 पाई, 2 पाई √L/g, 2 पाई √L/g होता है। ठीक है, 2 पाई √L/g। यानी ये फॉर्मूला, डिपेंडेंसी वाला फॉर्मूला कि लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर टाइम पीरियड किस प्रकार डिपेंडेंट कर रहा है, हमने उस फॉर्मूला को डायमेंशनली क्या किया, डायमेंशनली एनालाइज किया। डायमेंशनली हमने उस चीज को बता दिया कि इसका डिपेंडेंसी क्या है, इसका डिपेंडेंसी क्या है। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? अब जो है डायमेंशनली हमने क्या किया बता दी, डायमेंशनली हमने बता दी। इसलिए एनसीईआरटी बोलती है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है काफी ज्यादा यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? ताकि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच की डिपेंडेंसी को देख सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के डिपेंडेंसी को देख सकते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल, डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल। क्यों यूजफुल है? टू डिड्यूसिंग, टू डिड्यूसिंग the relation of physical quantities, physical quantities। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल, सीधा लिख लेते हैं, टू डिड्यूसिंग द रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या इतनी पॉइंट्स क्लियर है? मतलब डायमेंशनल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ताकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को, डिपेंडेंसी को जान सके कि वो किस प्रकार डिपेंडेंट। तो यहां पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। और एक पॉइंट लिख लेते हैं इससे रिलेटेड कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस constant does not proved by dimensional analysis, ठीक है। तो यहाँ पे होता है चैप्टर फिनिश। एक बार हम इसका समरी जो एनसीईआरटी में रिटेंड है किस फॉर्मेट में, एक बार थोड़ा सा क्विकली पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अलग बुक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप जो है कोई सा भी बुक परचेस कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। कई सारे बुक्स जैसे कि आपका हो गया HC वर्मा का हो गया, या फिर M करीम का ले सकते हैं, या एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले सकते हैं। ओके, जैसे इसका समरी में क्या दिया हुआ है,
फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव साइंस है। बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किस पर बेस्ड है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी हैव बीन चूजन एज फंडामेंटल, जिसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। जैसे कि हो गया आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगला पॉइंट है, ईच बेस क्वांटिटी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ सर्टेन बेसिस। मतलब जो काम कर रहा वो आर्बिट्री चूजन बट प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, सच एज, जैसे यूनिट क्या हो गया आपका? मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैल्विन, मोल एंड कैंडेला। These units for the fundamental और base quantity are called fundamental या base units। यानी ये सब जो यूनिट्स है फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, तो इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। अदर फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट एंड आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है उसको, ठीक है। A complete set of unit, both fundamental and derived, is called system of unit। यानी फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों को मिलाकर के सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स वर्ड में लिखा हुआ है और हमने उसको सिंपल भाषा में लिखा है। उसके बाद है क्या? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको ऐसा यूनिट बोलते हैं, बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट्स, इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम एंड इज वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में यूज होता है ऐसा यूनिट सिस्टम। चलिए, काफी ज्यादा पॉइंट्स है इसमें, लास्ट वाला पढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डायमेंशन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्क्राइब करता है, ओके। अ डायमेंशनली कंसिस्ट इक्वेशन नीड नोट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन होगा, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी फिजिकली रॉन्ग। अच्छा, चलिए एक और कंसेप्ट इससे हम देख लेते हैं कि अगर हमारा एक होता है डायमेंशनल क्वांटिटी और एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक टेबल की सहायता से हम इसको देखने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। डायमेंशनल क्वांटिटी और एक होता है फिजिकल क्वांटिटी। सपोज हमारा ये क्या है? नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर या फिर ये बोल सकते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड, और ये है फर्स्ट फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर और ग्राउंड, ठीक है। फ्लोर और ग्राउंड, नीचे में ग्राउंड ही होता है, ऊपर में फ्लोर, ठीक है। फ्लोर में आपका दो क्वांटिटीज है, एक डायमेंशनल क्वांटिटी और एक है फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि आपका टाइम पीरियड, अभी अभी आपने देखा कि 2π√L/G होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फॉर्मूला है, फिजिकली भी सही है और डायमेंशनली भी सही है। अगर हमने 2π हटा दिया तो ये फिजिकली गलत हो गया, डायमेंशनली तो सही है, ठीक है। फिजिकली गलत हो गया, डायमेंशनली तो सही है। तो ऊपर वाला फ्लोर में हम रख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल करेक्टनेस, फिजिकल करेक्टनेस, फिजिकल करेक्टनेस, और नीचे वाला ग्राउंड में हम रख देते हैं किसको? डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस, ओके। डायमेंशनल करेक्टनेस। अगर हम आपको बोलें कि कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है, कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है,
तो वो फिजिकली क्या होगा, वो फिजिकली क्या होगा, या डायमेंशनली अगर कोई फॉर्मूला इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली क्या होगा। ओके, दो क्वेश्चन। अगर कोई फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट हो गया तो डायमेंशनली वो फॉर्मूला क्या होगा, और अगर कोई फॉर्मूला फिजिकली ही इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, तो वो डायमेंशनली क्या होगा। ठीक है, ये हमारा 4 क्वेश्चन है इस टेबल से। यानी अगर डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ग्राउंड फ्लोर का प्रेजेंट होना और इनकरेक्ट का मतलब ग्राउंड फ्लोर नहीं है। अगर डायमेंशनली सही है यानी ग्राउंड फ्लोर है तो इसका मतलब कि इसके ऊपर में भी फ्लोर बना होगा। ग्राउंड है तो ऊपर में भी फ्लोर बना होगा, ऊपर में भी फ्लोर बना होगा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अगर ग्राउंड है तो उसमें फ्लोर होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। यानी डायमेंशनली करेक्ट जो होगा फिजिकली में करेक्ट हो सकता है, में करेक्ट हो सकता है। कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तो फिजिकली हो सकता है कि वो सही हो जाए। बट अगर कहीं पे ग्राउंड ही नहीं है, यानी ग्राउंड ही नहीं है मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ग्राउंड ही नहीं है तो भैया फ्लोर कहां से होगा। यानी फिजिकली मस्ट बी इनकरेक्ट, मस्ट बी इनकरेक्ट। क्या होगा, मस्ट बी इनकरेक्ट, फिजिकली मस्ट बी इनकरेक्ट। अब फ्लोर में देखिए, यानी फ्लोर है, करेक्ट है, फ्लोर है यानी फिजिकली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ग्राउंड भी वहां पे होगा मतलब ग्राउंड भी क्या है, करेक्ट है, यानी डायमेंशनली भी वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर कोई फ्लोर इनकरेक्ट है मतलब फ्लोर एब्सेंट है, फ्लोर इज एब्सेंट, तो ये इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ग्राउंड प्रेजेंट होगा ही होगा या ग्राउंड एब्सेंट होगा ही होगा। यानी हम इसके बारे में नहीं बता सकते। मे करेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मे करेक्ट, बट हम मस्ट करेक्ट नहीं कर सकते, या फिर मे इनकरेक्ट भी हो सकता है, मस्ट इनकरेक्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पे मस्ट बी इनकरेक्ट अगर ग्राउंड फ्लोर नहीं है तो। ऐसा समझिए, वन फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर समझिए। अगर वन फ्लोर प्रेजेंट है तो सेकेंड फ्लोर हो सकता है कि प्रेजेंट हो, मे करेक्ट। अगर वन फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है तो सेकेंड फ्लोर कहां पे होगा, मस्ट बी इनकरेक्ट। अगर सेकेंड फ्लोर है, करेक्ट है, तो नीचे वाला क्या होगा, मस्ट करेक्ट, मस्ट, यानी कि आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होगा। आपका अगर यही सेकंड फ्लोर नहीं है तो इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब मे करेक्ट और मे इनकरेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर होता है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का द एंड। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में कई सारे हमने चीजें पढ़ा। बेस क्वांटिटी जो मेजर करता है लेंथ को, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा इमोशंस मेजर करने वाला कोई ऐसा यंत्र आ जाता जिससे हम अपना हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, ये सब को मेजर करते हैं, अपना फीलिंग्स को मेजर कर सकते थे, तो ऐसा होता है कि सब कोई मेजर करा करके सर्टिफिकेट लेकर के, जिसका भी जो भी मतलब माइंड में चलता है उसका सर्टिफिकेट ले जा करके दिखा करके अपना मतलब प्रायश्चित कर सकते थे। बट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो है ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि लेटर के माध्यम से जो है अपना फीलिंग्स को बताने की कोशिश करते हैं। बट हो सकता है कि कभी कभी ये सही हो, कभी कभी ये गलत हो। तो ऐसा मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट लेंथ के लिए है, मास के लिए है, टाइम के लिए है, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं कि कोई भी किसी से कितना घृणा करता है, सैड आप बोल सकते हैं क्या, कोई भी किसी से कितना नफरत करता है, हैट कितना है, इसको मेजर कर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया लव, कौन कितना करता है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी फीलिंग्स को मेजर करने वाला कोई यंत्र नहीं आया है। ठीक है, अगर मेजर करने वाला यंत्र आ जाता तो सब कोई जो है मेजर करके अपना सर्टिफिकेट दिखा करके जो है अपने फीलिंग्स को जाहिर कर सकता था, बट ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो ठीक है, फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद अ लॉट ऑफ, क्या बोल सकते हैं कि आप आ, बहुत ही धुआंधार तरीके से, अपने भाषा में अगर बोले तो बहुत ही धुआंधार तरीके से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।